सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। यही आशा और अपेक्षा है। तो आज भाषा की पाठशाला की इस ऑडियो वीडियो विजुअल क्लास को का श्री गणेश करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी विशिष्ट में इकाई 3 के अंतर्गत गद्य खंड का पाठ 2 वापसी नामक कहानी को पढ़ेंगे, जिसकी लेखिका उषा प्रियमवदा जी हैं। उषा प्रियमवदा जी की कहानियों के पीछे एक कोई ना कोई मूल मंत्र ज़रूर होता है, जो उनके एक विचार, एक इमेज, एक अनुभव या अनुभूति को लेखन के रूप में साकार करता है। चुनौतियाँ उन्हें उत्साहित करती हैं, डेडलाइंस उन्हें प्रेरित करती हैं। इन्हीं चुनौतियों और डेडलाइंस के संबंध और प्रतिध्वनियाँ उनके वर्ण विषय रहे हैं। आधुनिक भौतिकवादी, वैयक्तिक तथा एकांतिक विचारधारा ने भारतीय समाज एवं परंपराओं को तोड़कर विसंगतियों तथा मानसिक कुंठाओं के साथ पारिवारिक विघटन की नींव डाली है। यह सब मनोवैज्ञानिक परिवर्तन उनकी कहानियों व उपन्यासों में स्पष्ट झलकता है। नई पीढ़ी की टीश पाठक को व्यथित कर देती है। मानव मूल्यों की अनदेखी करना उनकी कहानियों की मार्मिक पहचान है। उनकी रचनाओं का विषय अधिकतर निम्न मध्यम वर्गीय समाज की पीड़ा तथा नारी पुरुष के आयु भेद रहे हैं। तो आपने सुना कि किस प्रकार उषा प्रियमवदा जी की कहानियाँ हैं वो मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी गई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ठीक इसी प्रकार से वापसी नामक कहानी भी जो है एक मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी गई है, जिसमें उन्होंने अपने कहानी के मुख्य पात्र को केंद्रित करके पूरा घटनाक्रम जो है लिखा है। और उस पूरे घटनाक्रम में उनका जो मुख्य पात्र है कैसे कुंठाओं से ग्रसित हो जाता है, किस प्रकार से वो अपने परिवार के समस्त सदस्यों के द्वारा उपेक्षित होता है। ऐसी तमाम जो बातें इस कहानी में लेखिका ने लिखी हैं, उन्हें पढ़ने से ऐसा लगता है कि मानो वह कहानी जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास के किसी घर या परिवार की कहानी है। वो घटनाक्रम जो है पढ़ने पर ऐसा लगता, पूरा हमारे सामने एक दृश्य बनने लगता है कि कहीं हमने इस प्रकार का कोई घटनाक्रम देखा है इस समाज में। तो इस प्रकार की उनकी लेखन शैली थी, इस प्रकार की उनकी भाषा शैली थी कि जिसको पढ़ने के पश्चात, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि वास्तव में लेखिका ने उस कहानी को जीवंत कर दिया है। और जीवंतता के साथ साथ में इस प्रकार का घटनाक्रम लिखा है कि वह पढ़ने पर और सुनने पर ऐसा महसूस करा देता है कि यह घटनाक्रम, इस कहानी में लिखी गई वो तमाम बातें हमारे समाज में और हमारे परिचितों के परिवारों में, इवन स्वयं के परिवार में भी कभी कभी यदा कदा यह घटना जो है परिलक्षित हो जाती है, दिखाई पड़ जाती है। तो उषा प्रियमवदा जी ने जो है इस वापसी नामक कहानी को इतने रोचक ढंग से लिखा है, प्रस्तुत किया है कि
वह देखने में ऐसा लगता है कि पूरा एक भारतीय परिवेश, परंपरा और प्रतीति में भौतिक युग के वैयक्तिक और एकांतिक सोच और रहन ने जिन विसंगतियों और विडंबनाओं को जन्म दिया है वो उनकी कहानियों में स्पष्ट परिलक्षित होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वापसी नामक कहानी के द्वारा हम ज्ञानार्जन करेंगे। इस ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से प्रथम भाग में लेखक के साहित्यिक परिचय का, दूसरा कहानी के केंद्रीय भाव का। तो हम सबसे पहले जो है लेखक का जो उषा प्रियंवदा जी हैं उनके साहित्यिक परिचय की ओर अपनी दृष्टि ले चलते हैं और उनका जो साहित्य संसार रहा है वो किस प्रकार से रहा है उनका साहित्यिक संसार। आइए हम उनके हिंदी साहित्य संसार की तरफ अपना दृष्टिगोचर करते हैं और उनके साहित्यिक परिचय के बारे में जानते हैं। तो सर्वप्रथम हम अपनी दृष्टि डालेंगे उषा प्रियंवदा जी की रचनाओं के ऊपर। उषा प्रियंवदा मूलतः एक कहानीकार एवं उपन्यासकार तो रही ही हैं, जिनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात हम करें तो उनके उपन्यास लेखन की तरफ, तो उन्होंने उपन्यास में लिखे 55 खंभे लाल दीवारें, जो सन 1961 में प्रकाशित हुई थी। इस उपन्यास का प्रदर्शन दूरदर्शन पर होने के कारण यह अत्यधिक प्रसिद्ध रहा है। दूसरा उपन्यास रहा रुकोगी नहीं राधिका, यह 1968 में प्रकाशित हुआ था। और तीसरा उपन्यास था शेष यात्रा, जो 1984 में प्रकाशित हुआ था। कहानी संग्रह की तरफ यदि हम अपनी दृष्टि डालें तो उनकी कहानी जो रही हैं, कहानियाँ जो रही हैं, जो अत्यंत प्रसिद्ध रही हैं, उनमें से है सबसे पहली कहानी ज़िंदगी और गुलाब, जो 1961 में प्रकाशित हुई। दूसरी रचना थी, दूसरी कहानी फिर वसंत आया, ये भी 1961 में ही प्रकाशित हुई। तीसरी कहानी थी एक कोई दूसरा, जो 1966 में प्रकाशित हुई थी। चौथी कहानी थी कितना बड़ा झूठ, जो 1973 में प्रकाशित हुई थी। और चौथी कहानी थी मेरी प्रिय कहानियाँ, जो 1974 में प्रकाशित हुई थी, जो जिसमें कई कहानियों जो है उसमें संग्रहित की गई थी। और वापसी, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध कहानी रही है, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं, तो कहने का आशय यह हुआ कि इस रचना काल को यदि हम देखते हैं उषा प्रियंवदा जी के, तो उनका रचना काल जो है बड़ा ही गूढ़ और रहस्यात्मक रहा है और अत्यंत प्रभावी भी रहा है। उसके साथ साथ में बड़ा भी रचना काल था उनका। उन्होंने कई विविध प्रकार की रचनाएं लिखी, लेकिन ये जो रचनाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे प्रसिद्ध रचनाएं थीं। तो आप से यदि परीक्षा में जब पूछी जाए, जब आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे, मान लीजिए उषा प्रियंवदा जी का आ रहा है, तो रचनाओं में आप इन्हीं रचनाओं का उल्लेख करें। क्यों? क्योंकि ये रचनाएं जो हैं इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। तो प्रायः जो जिन रचनाओं को उल्लेख किया जाता है तो उपन्यास जो हैं उनके, उन उपन्यासों को लिख दिया जाता है और कहानियों का भी उल्लेख। तो आप लोग भी जो है परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के आधार पर रचना से संबंधित जो भी आप उत्तर लिखेंगे तो आप इन्हीं रचनाओं को ही लिखेंगे। ठीक है। रचनाएं के बाद है भाषा। उषा प्रियंवदा ने सरल, सुस्थिर, संयत एवं बोधगम्य खड़ी बोली का प्रयोग किया है। संस्कृत की ज्ञाता लेखिका आकांक्षी, कुंठित, अस्थायित्व जैसे शब्दों का प्रयोग कर भाषा को और अधिक सुंदर बनाती हैं। मर्दवान, कनस्तर, खटिया
जैसे प्रचलित शब्द भाषा को सहज बनाते हैं। रिटायर, क्वार्टर, पैसेंजर जैसे शब्दों के प्रयोग से लेखिका का प्रवास झलकता है। वाजिब, जिम्मेदार, सिर्फ जैसे उर्दू के शब्द भाषा को बोधगम्य बनाने में पूर्णतः सक्षम हैं। लघु वाक्य विन्यास, कहावतों तथा मुहावरों का प्रयोग भाषा का सरल रूप है। शब्दों के सामासिक प्रयोग से उषा प्रियंवदा के साहित्य की भाषा में कसावट विद्यमान रहती है। तो ये आपने भाषा के बारे में जाना। अब इसके बाद है, अब आप जानेंगे शैली। ये शैली क्या है? उषा प्रियंवदा जी की शैली की यदि हम बात करें तो उनकी जो शैली है वो भावात्मक, विवरणात्मक तथा व्यंग्यात्मक है। उनके उपन्यासों में विवरण शैली के दर्शन होते हैं तो कहानियों में भावात्मकता तथा व्यंग परिलक्षित हैं। उनकी सहज कथन शैली तथा यथार्थ का चित्रण बेजोड़ है। भावुकता, माधुर्य और प्रवाह उनकी शैली की विशेषता है। उनके व्यंग चुटीले व सार्थक हैं, जिनमें विदेशी शब्दों की सहायता से पीड़ा व कराहट का अनुभव होता है। इस प्रकार उनकी शैली वर्ण विषय के सर्वथा अनुकूल है। तो ये आपने उषा प्रियंवदा जी की शैली के बारे में जाना। अब इसके बाद है साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान। हिंदी कथा साहित्य में लेखिका का विशिष्ट स्थान होने का प्रमुख कारण है वर्तमान में नष्ट होते हुए भारतीय मूल्यों का सटीक चित्रण। वर्तमान जीवन की विसंगतियों और उनकी विशृंखलताओं का सामाजिक व मनोवैज्ञानिक स्तर पर यथार्थ व सजीव चित्रण करके लेखिका हिंदी कथा साहित्य में अपना उच्च स्थान स्वयं निर्धारित करती हैं। उनकी कथाएं पारिवारिक विघटन को रोकने का संदेश देती हैं। सच्चे अर्थों में उषा प्रियंवदा आधुनिक समाज की एक आदर्श कथाकार है। तो प्यारे बच्चों, ये था लेखक के साहित्यिक परिचय का ज्ञानार्जन। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपसे साहित्यिक परिचय से संबंधित जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें किस तरीके से उसका साहित्यिक परिचय लिखना है, ये इस ऑडियो विजुअल क्लास के माध्यम से इसमें हमने आपको ज्ञानार्जन कराया है। तो हर एक बिंदु को आपको ध्यान में रखना, बड़े ध्यान से उसको समझना और समझ करके फिर उसके उत्तर पर आपको विचार करना है। तो जब साहित्यिक परिचय आप लिखेंगे तो सबसे पहले क्रम में आएगा रचनाएं। तो रचनाओं में आपको लेखक की, लेखिका की या कवि या कवित्री की आपको प्रसिद्ध रचना ही लिखना है। ये नहीं कि आप कुछ भी लिख दें, कहीं से भी आपने पढ़ लिया है और वो रचना उतनी प्रसिद्ध नहीं है जो जिस रचना को आपने लिखा। तो इसमें क्या होता है कि अक्सर जो है मूल्यांकनकर्ता को थोड़ी सी कठिनाई होती है। मैंने पिछले वीडियो क्लास में भी बताया आपको कि साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आपको किस प्रकार से ध्यान रखना है, कौन सी बात का ध्यान रखना आवश्यक है, इसको मैंने बताया। तो रचनाएं आप प्रसिद्ध रचनाएं ही लिखेंगे। फिर दूसरा क्रम में आता है भाषा। तो आपको जब आप भाषा के बारे में लिखेंगे तो भाषा के बारे में आपको क्या क्या देखना है, कौन कौन सी बातें बतलानी है, उसमें किन बातों का उल्लेख करना है, जैसा कि अभी मैंने इसमें बतलाया है। आप जब पाठ को पढ़ेंगे, उस लेखक के द्वारा लिखी गई पाठ को या रचना को जब आप पढ़ेंगे
तो उसमें सबसे पहली बात जैसे आप देख रहे हैं इसमें कि मैंने बताया इसमें कि शब्दों का प्रयोग, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग और उर्दू के शब्दों का प्रयोग। तो ऐसे आप अन्य किसी, ये तो उषा प्रियंवदा जी की बात हो गई। यदि मान लीजिए आप रामचंद्र शुक्ल के बारे में यदि परिचय लिख रहे हैं आप, साहित्यिक परिचय, तो उनकी रचना को आपने जो पढ़ा, जैसे मान लीजिए भय पाठ में, तो उस भय पाठ में उन्होंने किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है ये आपको पता होना चाहिए। तो जब आप भाषा के बारे में लिखेंगे तो आप उस पाठ में आए हुए शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, संस्कृत वाले शब्द, अंग्रेजी के शब्द या अन्य किसी प्रकार के भी जो शब्द आए हैं, उन सारे शब्दों का उल्लेख करके ही भाषा की आपको विशेषता बतलाना है। तो भाषा के अंतर्गत जो लिखा जाता है साहित्यिक परिचय में, तो उसमें लेखक की भाषा की विशेषता को बतलाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना। फिर है शैली। शैली के बारे में मैंने बतलाया कि साहित्यकार जो होते हैं अक्सर 2-3 प्रकार की शैलियों का प्रयोग करते हैं। जैसे एक मैंने पिछले वीडियो क्लास में बतलाया था कि विवरणात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली, भावात्मक शैली है, कथात्मक शैली है और वर्णनात्मक शैली है। ऐसी कई प्रकार की शैलियों का वो प्रयोग करते हैं। तो अब आपको पाठ पढ़ने पर ही समझ में आएगा। जब आप पाठ पढ़ेंगे तब आप समझ सकेंगे कि उनकी शैली किस प्रकार की रही है, किस तरह की बात को उन्होंने अपनी रचना में उल्लेखित किया है। तो आप तभी शैली को जान पाएंगे। ठीक, फिर अगला जब बात आती है वो है साहित्य में स्थान की बात आती है। तो जब साहित्य में स्थान जब लिखेंगे, साहित्य में स्थान जब लिखेंगे तो ये ध्यान रखना, अक्सर करके विद्यार्थी यही गलती करते हैं। उसमें लिखते हैं कि इनका साहित्य में स्थान प्रथम रहा, द्वितीय रहा, तृतीय रहा, इस प्रकार का वो लिखते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिखना है। साहित्य में स्थान उनका क्यों विशिष्ट है, उन्होंने कौन सा उल्लेखनीय कार्य किया है, या उन्होंने कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण रचना लिखी है जिसके कारण साहित्य जगत में उनका स्थान उच्च रहा है, या उन्हें साहित्य जगत में सभी लोग जानते हैं, तो उनके जानने का कारण क्या रहा है। ठीक है, तो जैसे वापसी की बात करें, उषा प्रियंवदा जी की ये जो वापसी कहानी है ये अत्यंत लोकप्रिय हुई, और इस कहानी की लोकप्रियता के कारण ही उषा प्रियंवदा भी जो है लोकप्रिय हुई, और उन्होंने जो है इस कहानी में मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और पारिवारिक घटनाओं का एक अद्भुत चित्रण किया है, जिसके कारण जो है इस कहानी की लोकप्रियता बहुत अधिक बढ़ी है, और इसी वजह से साहित्य के स्थान में लेखिका का, साहित्य जगत में लेखिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको साहित्य में स्थान की बात को बतलाना है। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने लेखक के साहित्यिक परिचय के बारे में जाना। अब इसके बाद हम बात करते हैं केंद्रीय भाव की, कि इस कहानी का मूल केंद्रीय भाव क्या है। तो जैसे ही आप इस कहानी के केंद्रीय भाव को आप सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, तो आपको उषा प्रियंवदा जी की वापसी नामक जो कहानी है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि इस कहानी में कौन सी बात को लेखिका ने बतलाया है और किस वजह से यह कहानी जो है अत्यंत प्रसिद्ध हुई है। ठीक है, तो इसके पश्चात अब पढ़ेंगे, ध्यान देंगे आप लोग केंद्रीय भाव पर। इस कहानी में उषा प्रियंवदा जी ने जो बात कही है वो बड़ी ही अनोखी और मनोवैज्ञानिक बातें बतलाई हैं। किस प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार के सदस्य जब आधुनिकता की संगत में आ जाते हैं तो उस आधुनिकता के कारण अपने परिवार की परंपराएं, संस्कृतियां और संस्कारों को वो कैसे कुचलना शुरू कर देते हैं, इस बात का उल्लेख जो है उषा प्रियंवदा जी ने इस वापसी नामक कहानी में किया है। वो लिखती हैं, वर्तमान जीवन की विसंगतियों और श्रृंखलाओं का चित्रण करने में सिद्धहस्त लेखिका उषा प्रियंवदा ने प्रस्तुत कहानी वापसी में एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के बिखराव का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है।
वापसी लेखिका की सुप्रसिद्ध रचना है। वो इस कहानी में लिखती हैं, कहती हैं कि कहानी का मुख्य पात्र गजाधर बाबू रेलवे में नौकरी करता है। वह अपने परिवार से दूर रेलवे क्वार्टर में अकेले रहता है। बच्चों की शिक्षा के कारण परिवार शहर में रहता है, जहां उनका अपना मकान है। वह जीवन के 35 वर्ष अकेले ही इस आशा में व्यतीत कर देते हैं कि सेवानिवृत्त होने पर उन्हें परिवार की संगति मिलेगी। इसके उलट वह परिवार के मध्य स्वयं को उपेक्षित एवं अपमानित अनुभव करते हैं। परिवार में कोई उनका कहना नहीं मानता। वह बड़ा बेटा पिताजी के बीच में बोलने पर ताने देता है तो बेटी बसंती टोकने पर रूठ जाती है। बहू घर का काम करना ही नहीं चाहती है। पत्नी घर की शिकायतें तो करती हैं, पर उन शिकायतों में आत्मीयता नहीं होती और ना ही निवारण हेतु सलाह ही ली जाती है। बड़ा बेटा अमर अपनी पत्नी के साथ अलग गृहस्थी बसाना चाहता है। उनके आने से पूर्व संपूर्ण परिवार पर अमर की ही आज्ञा चलती थी। बैठक में पिता का बैठना उसे पसंद नहीं है। इस स्थिति में गजाधर बाबू को अपना जीवन एक खोई निधि सा प्रतीत होता है। वह अपने ही घर में स्वयं को एक परदेसी के समान महसूस करने लगते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के मध्य गजाधर बाबू को सेठ रामजी मल की चीनी मिल में कार्य करने का प्रस्ताव मिलता है, जिसे वह बिना सोचे समझे स्वीकार कर जाने को तैयार हो जाते हैं। परिवार भी उनके जाने की तैयारी में लग जाता है और उन्हें विदा करके प्रसन्नता का अनुभव करता है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी का केंद्रीय भाव था और इस कहानी का जो केंद्रीय भाव है, जिसको आपने सुना, सुनने के बाद निश्चित रूप से आपके मन में ये विचार आया होगा कि कहानी का जो मुख्य पात्र है गजाधर बाबू, वह किस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों के लिए उपेक्षित हो जाता है। जब तक वह नौकरी कर रहे थे तब तक परिवार के सारे लोग उनको पैसे कमाने की मशीन समझते थे और जब उन्हें पैसा मिलता था तो उस पैसे से अपनी तमाम आधुनिक चीज़ों का, आधुनिक जीवन शैली को वो जीने का काम करते थे। ये वो जानते थे कि सभी लोग जो हैं, परिवार के सभी सदस्य जो हैं, वो अपने पिता पति की कमाई पर ही जो है इस आधुनिक जीवन शैली को जी रहे हैं। लेकिन जब वह सेवानिवृत्त होते हैं तो सेवानिवृत्ति के पश्चात जब गजाधर बाबू अपने परिवार के सदस्यों से अपेक्षा करते हैं एक अच्छे व्यवहार की, एक अच्छे आचरण की, एक अच्छे स्नेह और दुलार की, तो वह उन्हें नहीं मिलता है, जिसके कारण वह जो हैं अपने आप में खिन्न हो जाते हैं और अंत में वह जो हैं एक चीनी मिल में फिर से नौकरी करने के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण उनका परिवार अति प्रसन्नता के साथ उन्हें विदा करने की तैयारी में जुट जाता है, क्योंकि वो जानते हैं कि जब ये घर में नहीं रहेंगे तो वो फिर से अपनी उसी जीवन शैली में आ जाएंगे जो उनके सेवानिवृत्ति की पहले की थी। तो इस तरह से लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से एक मार्मिक घटनाक्रम के चित्रण को चित्रित किया है, या मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। परिवार के बीच में
ऐसा उन्होंने इस कहानी के माध्यम से बतलाया कि जो व्यक्ति यदि परिवार के बीच में नहीं रहता है, अकेले रहता है, तो हर एक व्यक्ति अपने 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 तरीके से अपने जीवन को जीता है और वह उसी जीवन का आदी हो जाता है, उसी जीवन शैली को अपना लेता है। जब परिवार में कोई एक नया व्यक्ति या एक लंबे समय के बाद जब कोई व्यक्ति आता है और वो उनकी जीवन शैली में, उनके कहना चाहिए उनके व्यक्तिगत जीवन में जब वो अनुशासन का दखलंदाजी करना शुरू कर देता है, तो वह व्यक्ति जो है परिवार के लोगों को अच्छा नहीं लगता है, जो गजाधर बाबू ने भी किया था। गजाधर बाबू चाहते थे कि सेवानिवृत्ति के पश्चात जो है आमदनी कम हो गई थी, तो परिवार के खर्चे भी कम हों, लोग परिवार के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, जो अन्य खर्चे कर रहे थे आधुनिक जीवन शैली में जो आवश्यक नहीं थे, उनको वो कम करना चाहते थे। वो कहते थे कि नौकर की कोई आवश्यकता नहीं है, घर के जो सदस्य हैं वही काम यदि करेंगे तो नौकर की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कहते थे कि आवश्यकता हो परिवार के लिए यदि किसी वस्तु की खरीदने की, तभी खरीदी जाए, अनावश्यक रूप से पैसे खर्च ना किए जाए। ऐसी तमाम जो बातें थीं वो गजाधर बाबू जो है अपने परिवार के सदस्यों को बताना चाहते थे और उनसे अपनी इस बात को मनवाना चाहते थे, उनसे इस तरीके से जीवन को जीने के लिए वो कहते थे, जो परिवार के सदस्यों को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसलिए उन्हें दोबारा फिर से नौकरी पर जाना पड़ता है और वो सोच लेते हैं कि इस परिवार को जो है मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। इस परिवार के सदस्य, इवन उनकी पत्नी भी जो है वह नहीं चाहती कि वो उनके साथ रहें, वो अकेले ही रहें और उस परिवार के लोगों से वो दूर रहें। पत्नी के इस भाव को वो उन्होंने जान लिया था, समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अंततः यह निश्चय कर लिया था कि वह फिर से नौकरी करेंगे और परिवार से दूर रहेंगे। तो इस कहानी के केंद्रीय भाव में यही बात थी कि किस प्रकार इस कहानी का जो पात्र है सेवानिवृत्ति होने के पश्चात प्रसन्न तो होता है, खुशी तो होती है उसे कि वो अपने परिवार के बीच जा रहा है, लेकिन परिवार की उपेक्षाओं को वह देख करके वह अत्यंत दुखी भी होता है और उस दुख के कारण जो है वह पुनः एक नौकरी करने के लिए निर्णय कर लेता है, निश्चय कर लेता है कि वह अपने परिवार से एक बार फिर से दूर हो जाएगा। और वह जब दूर होता है तभी इस कहानी का जो शीर्षक है वापसी, वह निश्चित होता है कि वापसी का अर्थ क्या है। वापसी का अर्थ यही है, गजाधर बाबू फिर से उसी शहर में जाकर के नौकरी करते हैं, वापस जाकर उसी शहर में नौकरी करते हैं जिस शहर से वो रिटायर होते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे इस गद्यखंड का पाठ वापसी का प्रथम भाग समाप्त हुआ। इसके बाद जो है दूसरा भाग आप लोगों को दिया जाएगा, इसी के साथ रहेगा, जो इसमें महत्वपूर्ण पाठ्यांशों के भावार्थ का ज्ञान अर्जन करेंगे और सैद्धांतिक प्रश्नों का ज्ञान अर्जन करेंगे। तो मैं इस ऑडियो विजुअल क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंदी, वंदे मातरम।